डियर बच्चा लोग, देखो बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 12th की सीरीज में, मतलब जो हमारा पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था। हम लोगों ने जेनेटिकली एज वेल एज मॉर्फोलॉजिकली सिमिलरिटी के बारे में बात की थी। तो आज हम लोग इसके बाद जो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे जो हमारी एनसीईआरटी में चीज़ें गिवन है उनको साथ लेके चलेंगे और किस तरह से वहाँ पे क्वेश्चंस आपके डिराइव हो सकते हैं एकेडमिक एज वेल एज नीट के रेस्पेक्ट में, उनको भी साथ लेते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि चलिए ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है, या अगर हम बात करें किन ग्रुप्स में आपको एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो मोस्टली जो है वो मिलेगा। तो ऐसा मैंने शुरुआत में मेंशन किया है कि भाई एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो आपको यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है आपके, मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, वहां आपको मिलेगा। और साथ ही साथ जो आपकी, अगर हम बात करें जो पुअर ऑर्गेनाइजेशन है जिनका, जैसे मल्टीसेलुलर आपके प्लांट्स एनिमल्स है, उनमें जो कॉम्प्लेक्स ग्रेड के नहीं है, वहां पर भी आपको जो है वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो मिलेगा। तो कहने का सेंस ये है कि वहां पर शुरुआत में जो मतलब पहला जो पैराग्राफ दे रखा आपका, वहां पे शुरुआत में जो बातें लिखी है उनको भी आपको पढ़ना है। और एक चीज जो वहां पे मेंशन की गई वो ये कि जो आपके सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर मोनेरा एंड प्रोटिस्टा के बारे में, तो आपने पढ़ा है कि भाई मोनेरा बैक्टीरिया की बात है, प्रोटिस्टा जो है वो एक तरह से यूनिसेलुलर आपका यूकैरियोट्स हैं, दोनों ही कहीं ना कहीं सिंगल सेल्ड कंडीशन में जो है। और इनमें उन्होंने कहा है कि जो यहाँ पे सेल डिवीजन है, मतलब दोनों ही ग्रुप में अगर हम बात करें तो सेल डिवीजन इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है आपका सेल डिवीजन, किस में, इन केस ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। तो मोनेरा एंड प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें, वहां पर सेल डिवीजन अगर होगा तो इसका मतलब वहां पर रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। और इसके साथ एक चीज और हम क्या लिंक कर सकते हैं, देखो जैसे वहां पर उन्होंने कहा कि मोनेरा या प्रोटिस्टा कोई भी, आप जैसे मान लीजिए आपने बैक्टीरिया ले लिया, ठीक है। अब बैक्टीरिया जब यहाँ पे इसमें सेल डिवीजन होगा तो क्या होगा कि भाई न्यू टू डॉटर बैक्टीरिया तैयार हो जाएंगे हमारे पास। तो सेल डिवीजन तो हो ही रहा, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे क्या है कि इसको हम और क्या कहेंगे, इसको हम रिप्रोडक्शन भी कहेंगे। अच्छा एक बात बताइए, क्या यहाँ पर और कोई टर्म दे सकते हैं हम लोग यहाँ पे इसको? अगर आपको याद आ रहा हो 11th में आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है वो आपस में एक दूसरे के सिनोनिमस है, मतलब यहाँ पर इसको हम ग्रोथ भी कह सकते हैं। तो चाहे तो अगर आप ग्रोथ कह लीजिए या रिप्रोडक्शन कह लीजिए, दोनों चीजें किसको थ्रो हो रही है, सेल डिवीजन के थ्रो हो रही है। कहाँ? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म मतलब मोनेरा एंड प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें। तो चलिए, ये तो वहां पर पहले वाले पैराग्राफ उन्होंने बात की है। उसके बाद जो है वो उन्होंने टाइप्स ऑफ जो कह सकते हैं कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उनको डिस्कस किया है। तो सबसे पहले बेटा वहां पे उन्होंने दे रखा है आपका कि अगर हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की बात करें या फिर आगे फर्दर जो है वो मल्टीसेलुलर की अगर हम बात करें, जैसे प्लांट्स की अगर हम बात करें उसमें, तो सीक्वेंस उन्होंने सबसे पहले वहां पर आपका दे रखा है फिजन के बारे में। तो फिजन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिजन में दो कंडीशन है, एक तो आपका हो जाएगा बाइनरी फिजन और दूसरा हो जाएगा आपका मल्टीपल फिजन, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने बात की है वहां पर बडिंग के बारे में। देखिए बडिंग को भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन दो एग्जाम्पल दिए गए हैं वहां पर, एक आपका ईस्ट का एग्जाम्पल है बेटा और एक दे रखा वहां पर आपका हाइड्रा का एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसके बाद जो है वो स्पोर फॉर्मेशन, तो स्पोर फॉर्मेशन भी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा, जितना भी वहां पे दे रखा है बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहां पर स्पोर फॉर्मेशन के बाद जो है वो आपका स्पंज जेम्यूल्स, स्पंज जेम्यूल्स क्या है इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन दे रखा आपका। और देन फाइनली उन्होंने थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है यह भी आपका एक तरह से एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का टाइप है, जो कहीं ना कहीं प्लांट्स में जो है वो कंसिडर किया गया। हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके इनको थोड़ा सा समझते हैं एग्जांपल्स के साथ। तो सबसे पहले उन्होंने फिजन के बारे में बताया। तो बाइनरी का मतलब देखिए समझ रहे होगे, टू में एक तरह से स्प्लिट हो जाने वाली बात। तो एग्जांपल उन्होंने किसका दिया, अमीबा का दिया। उन्होंने कहा जैसे मान लीजिए अमीबा है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है और माइटोसिस के थ्रू अगर हम बात करें यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल का जो है डिवीजन हो जाएगा। इसके साथ ही साथ इसका साइटोप्लाज्म का मतलब वही, यहाँ पर न्यूक्लियस का डिवीजन, जेनेटिक मटेरियल का डिवीजन, उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन, और उसके बाद जो है वो न्यू टू जो है वो डॉटर अमीबी आपको मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे दो चीजें हम लोग एक साथ समझ रहे हैं, और वो क्यों समझ रहे हैं बता दें आपको, क्योंकि क्वेश्चन वहां से अराइज हो सकता है बेटा, क्योंकि दोनों ही ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हैं, लेकिन दोनों में जो मेथड है वो थोड़ा सा अलग है और डिफरेंसेस भी है वहां पर सिमिलरिटी के साथ साथ। जैसे बाइनरी फिजन इन अमीबा की बात करें और अगर हम बडिंग की बात करें ईस्ट में,
देखो यहाँ पर ये ईस्ट सेल है, तो जब यहाँ पर ईस्ट में बडिंग की बात आएगी तो सबसे पहले इसका छोटी सी बड बनेगी, यहाँ बाहर की तरफ इसका जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होगा इस तरह से, और इसके बाद जो है वहां पर कुछ समय के लिए ये बड वहां पर अटैच रहेगी अपनी पेरेंट सेल से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये आ सकता है एकेडमिक में कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन बाइनरी फिजन इन अमीबा एंड बडिंग इन ईस्ट। तो आपको समझ में आ रहा होगा, वहां पे मेंशन भी किया गया है कि बाइनरी फिजन में अमीबा क्या हो रहा है, टू इक्वल हाफ्स में कहीं ना कहीं स्प्लिट हो रहा है, मतलब दोनों जो यहाँ पर डिवीजन के बाद जो स्ट्रक्चर्स बनेंगी वो सिमिलर साइज की हैं। यहाँ पर क्या है, ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो बड बन रही है वो कहीं ना कहीं पेरेंट सेल से काफी ज्यादा छोटी है, पहली बात। दूसरा एक तो ये है कि यहाँ पर स्प्लिटिंग होने के बाद पेरेंट सेल का कोई मतलब नहीं, मतलब पेरेंट सेल से कोई अटैचमेंट वाली बात नहीं है। जबकि ईस्ट के केस में अगर आप देखोगे तो वहां पे मेंशन किया गया है कि कुछ समय के लिए बड वहां पर अपनी पेरेंट सेल से अटैच रहती है, उसके बाद वो वहां से डिटैच होकर न्यू ईस्ट में कन्वर्ट होती है। तो ये थोड़े से डिफरेंसेस हैं किसमें, बाइनरी फिजन इन अमीबा एंड बडिंग इन ईस्ट। देखिए बाइनरी फिजन अगर आप और ज्यादा एग्जांपल्स लेके चलोगे तो पैरामीशियम है, यूलिना है, कई सारे आपको साइड बुक में डायग्राम्स मिल जाएंगे, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता है नहीं, आपको सिर्फ स्टिक रहना है अपनी जो एनसीईआरटी में एग्जांपल्स रखे वहां तक, ठीक है। तो यहां से जो बेसिक चीजें आ सकती हैं क्वेश्चंस, वो हमने कुछ एक डिराइव किया, अभी इसको समझा, ठीक है। इसके बाद उन्होंने बात की है यहाँ पे मल्टीपल फिजन इन अमीबा। अब देखो उन्होंने मल्टीपल फिजन की जो बात है उसमें भी अमीबा का ही एग्जांपल लिया है। इसको थोड़ा सा उन्होंने कह सकते हैं डिटेल में एक्सप्लेन किया। एक चीज और बता दें आपको कि अगर आपके पास न्यू बेटा बुक एनसीईआरटी तब तो आपको वही सीक्वेंस मिल जाएगा मल्टीपल फिजन इन अमीबा, और अगर मान लीजिए ओल्ड बुक है तो आपको पीछे सप्लीमेंट्री में जाना पड़ेगा इसको समझने के लिए। चलिए समझते हैं। वहां पर उन्होंने ये बताया कि जैसे मान लीजिए अगर हम मल्टीपल फिजन इन अमीबा की अगर हम बात करें तो यहां पर कंडीशंस के हिसाब से क्या होता है कि जैसे मान लीजिए शुरुआत में ये आपका अमीबा, ठीक है, और यहां पे क्या है इसके स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया पढ़े ही आपने, ठीक है। स्यूडोपोडिया यहां पर ये क्या करता है, आपने विड्रॉ कर लेता, लेकिन ये कब की कंडीशन है, जब वहां पर बेटा कंडीशंस होती है अनफेवरेबल। मतलब अगर हम बात करें कि ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, तो होता क्या है कि अच्छा अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो हमारा ऑर्गेनिज्म मतलब अमीबा है, इसके सराउंडिंग में अगर ये पॉन्ड में है तो इसके सराउंडिंग में जो कंडीशंस हैं, चाहे वो टेम्परेचर की बात करें आप या पीएच की बात करें, वो इसके फेवर में नहीं है। तो इसका मतलब कंडीशंस कैसी इसके लिए अनफेवरेबल है, और उस कंडीशन में ये अपने स्यूडोपोडिया को विड्रॉ करके एक तरह से राउंड फे में आ जाएगा, और राउंड वे में आने के बाद इसके चारों तरफ ना लेयर बन जाएंगी, ठीक है। ये काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव नेचर की लेयर होती हैं, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती हैं डिफरेंट वे में अनफेवरेबल कंडीशंस में। इसको हम कहते हैं सिस्ट, और ये सिस्ट जो है वो 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, मतलब यहाँ पर 3 लेयर से ये सिस्ट बनी हुई है। इस प्रोसेस को नाम दिया उन्होंने एनसिस्टेशन, ये वहां पर मेंशन किया गया होगा। देखो जितने भी आपके डार्क कलर से मतलब जो हाईलाइटेड वर्ड है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स में उनको पूछा जा सकता है, या फिर एक तरह से पूछा जाएगा कि सीक्वेंस में इनको अरेंज करिए, पहले एंसेस्ट्रेशन रख दिया या विड्रॉ ऑफ जो है वो स्यूडोपोडिया रख दिया उन्होंने, ये सारी बातें आपको समझनी। तो ये कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या होगा बेटा, जब यहाँ पर कंडीशंस आ जाएंगी फेवरेबल, मतलब अगर हम बात करें यहाँ पर कि ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, ठीक है, तो फेवरेबल कंडीशन में अब क्या होगा, यहां पर जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो कहीं ना कहीं मल्टीपल, देखिए यहाँ पे नाम है ना मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन में तो 2 में स्प्लिटिंग की बात हुई थी, लेकिन यहाँ पर जो है वो मोर देन 2 में स्प्लिटिंग की बात आएगी। तो जब कंडीशंस आ जाएंगे फेवरेबल, तो अभी ये लेयर बाहर वाली बनी रहेगी, इस लेयर में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अंदर की तरफ इसका न्यूक्लियस इंक्लूडिंग साइटोप्लाज्म जो है वो कई सारे छोटे छोटे जो है वो स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स में डिवाइड यानी कि जो है स्प्लिट हो जाएगा, फिजन हो जाएगा इसका। इन स्पोर्स को नाम दिया गया है स्यूडोपोडियोस्पोर, ठीक है, ध्यान रखिएगा स्यूडोपोडियोस्पोर वहां पर मेंशन भी किया गया है, ठीक है। तो स्यूडोपोडियोस्पोर आपका हो गया। अच्छा क्योंकि कंडीशंस तो फेवरेबल है ही, तो यहाँ पे अब क्या होगा, इसके बाद जो इसकी सिस्ट है, इसकी सिस्ट जो है ना वो एक तरह से काइटिन की बनी होती है, काइटिन आपने पढ़ा होगा, सेल वॉल एक तरह से फंगस की जो सेल वॉल है काइटिन की बनी होती है, या आपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ा होगा। तो ये आपका सिस्ट बनी किसकी होती है, काइटिन की बनी होती है। अब ये क्या होगा, यहाँ पर जब कंडीशंस फेवरेबल हैं तो ये रप्चर हो जाएगी जो सिस्ट है वहां पर, और जो आपके कह सकते हैं स्यूडोपोडियोस्पोर या डॉटर अमीबी ये यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, और रिलीज होने के बाद जो है ये कहीं ना कहीं अडल्ट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके अमीबा में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मल्टीपल फिजन का एग्जांपल दिया गया है, डायग्राम वहां पे मेंशन नहीं है, आप चाहो तो बेटा यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई।
तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, जो है वो आपका फिजन यानी बाइनरी फिजन पढ़ा, फिर मल्टीपल फिजन पढ़ा। अच्छा ठीक है, ईस्ट को भी हम लोगों ने पढ़ लिया बडिंग के फॉर्म में। डायग्राम वहां पे गिवन है आपका, डायग्राम को बहुत अच्छे से देखिएगा। एक चीज और बता दें आपको कि जितने भी डायग्राम आपके एनसीईआरटी में गिवन है उन्हीं डायग्राम्स को फोकस करिएगा, उन्हीं को समझिएगा। आपको अदर किसी साइड बुक से डायग्राम को देखिए ड्रॉ करने की बात आएगी तब वहां पर आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, एग्जाम में। लेकिन अगर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कोई आता, मान लीजिए डायग्राम बन के आएगा वहां पर और फिर उस पर बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो डायग्राम जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है वहीं से आएगा, बाहर से कोई डायग्राम किसी अदर बुक से नहीं उठाया जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम जो वहां पे बने हैं उनके नीचे लिखा क्या है, मतलब डायग्राम में किस चीज को शो किया जा रहा है। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी डायग्राम में कुछ और चीज शो की गई होती है लेकिन आप कुछ उसको और तरीके से समझ लेते हो, तो किस तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो जब क्वेश्चन पूछा जाए डायग्राम बेस्ड। तो जरूरी है कि डायग्राम पे पूरा फोकस करिए जो बने हुए हैं, और उनके नीचे लिखा गया है वहां पर क्या चीज शो कराया जा रही है उस डायग्राम में, उसको भी आप देखते हुए चलेंगे अच्छे से, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अब बडिंग इन हाइड्रा। तो हाइड्रा में जो बडिंग का है डायग्राम दे रखा है, आसानी से आप उसको देख सकते हो। कुछ भी देखिए उसमें मैकेनिज्म नहीं समझनी है आपको, सिंपल सा ये समझना है कि भाई एक जब हाइड्रा मैच्योर होगा उसकी जो है बड बनेगी, और ये बड जब वहां से डिटैच हो जाएगी, ये डायग्राम में देखा है आपने, इस तरह से बना है वहां पर कि ये बड बनी हुई है, और ये बड जब यहां से आपकी डिटैच हो जाएगी, डिटैच का मतलब जब यहां से हट जाएगी तो ये न्यू जो है वो आपका एडल्ट हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये बडिंग दे रखा है आपका किसमें, हाइड्रा में, ठीक है, डायग्राम बना हुआ है उसको देख सकते हो आप, ठीक। इसके बाद जो है अगर हम बात करें तो वो दे रखा आपका स्पोर फॉर्मेशन। देखो स्पोर फॉर्मेशन जो है अगर आपको याद हो अच्छे से, अगर आपने 11th में पढ़ा हो तो सेकंड चैप्टर में जो किंगडम फंजाई है उसमें आपने पढ़ा था कि भाई जो आपके एक होते हैं स्पोरेंजियोस्पोर, मतलब जिन्हें हम बात करें तो जू स्पोर हो गया आपका, ठीक है। और आपने क्या पढ़ा था बेटा, एप्लानोस्पोर। तो एप्लानोस्पोर तो आपकी यहाँ पर मतलब इस वाले टॉपिक में एप्लानोस्पोर का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन आपको याद होगा कि जू स्पोर जो है ना वो मोटाइल होते हैं और एप्लानोस्पोर कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। बात समझ रहे हो ना अच्छे से। तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स कहाँ बनती हैं, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बनती हैं, आपको अगर याद आ रहा हो, इसीलिए कह सकते हैं कि इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, एंडोजीनियसली होती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा वहां पे, ये तो हो गया आपका जू स्पोर एप्लानोस्पोर, फिर रखा आपका कोनिडिया। तो देखो जू स्पोर का डायग्राम उन्होंने दिखाया क्लेमाडोमोनास से, क्लेमाडोमोनास का डायग्राम बना है और वहां से जू स्पोर को रिलीज करते हुए दिखा रहे हैं, तो वो एग्जांपल हो जाएगा आपका स्पोर फॉर्मेशन इन एल्गी। फिलहाल तो देखो उसको प्रोटिस्टा में भी कंसीडर किया गया क्लेमाडोमोनास को, अभी फिलहाल नई बुक्स में। तो आप वहां पे ध्यान रखिएगा कि क्लेमाडोमोनास में जो है वो जू स्पोर को उन्होंने निकलते हुए दिखाया, तो वो एग्जांपल हो जाएगा आपका जू स्पोर का, ठीक है। इसके अलावा कोनिडिया की बात करें तो पेनिसिलियम का डायग्राम वहां पे मेंशन किया है। तो पेनिसिलियम में आप देखोगे जैसे मान लीजिए कोनिडियो 4 आपने पढ़ा होगा 11th में जो पढ़ा था, ये कोनिडियो 4 है, और यहाँ पर बाहर की तरफ से ये आपको स्ट्रक्चर्स बनी हुई दिखाई देंगी। तो ये क्या है, ये कोनिडिया होते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है पढ़ा होगा उस टाइम पे, हालांकि यहाँ कुछ नहीं पूछा जाएगा ऐसा डिफरेंस, लेकिन बस लिंक करने के लिए बता रहे हैं आपको कि ये एंडोजिनसली फॉर्म्ड होते हैं आपके, ये एक्सोजिनसली, मतलब ये बाहर की तरफ फ्रूटिंग बॉडी के बाहर की तरफ बनते हैं कोनिडिया। फिलहाल जो भी यहाँ पे चीजें हैं वो किस पर्पज से हैं, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के पर्पज से हैं। तो स्पोर फॉर्मेशन को जो है वो यहाँ से समझ लीजिएगा आप, ठीक है। इसके बाद जो दे रखा है वो स्पंज जर्म्यूल्स दे रखा है। देखो स्पंज जर्म्यूल्स क्या है, स्पंज नाम आपको पता होगा कि आपने 11th में किंगडम एनिमलिया में पढ़ा है कि भाई वहां पर पोरीफेरा फाइलम के जो एनिमल्स है उनको कॉमनली क्या कहा जाता है, स्पंज कहा जाता है। तो स्पंज में क्या ना, ये एक तरह का एसेक्सुअल स्ट्रक्चर बनती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनती है, और जिसके थ्रू वहां पर जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। इसका डायग्राम इस तरह से दे रखा है। देखो डायग्राम में कोई लेवलिंग नहीं दे रखी है, लेकिन अगर आप चाहो तो डायग्राम में थोड़ी सी हल्की लेवलिंग अपने पास से कर सकते हो। देखो अंदर की तरफ कुछ ये पूरा स्पंज जर्म्यूल, यहाँ पर ये आपके जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे दिख रही हैं, याद होगा आपको ये स्पिक्यूल्स दिखाए गए वहां पर, ठीक है बेटा, ये स्पिक्यूल्स हो गए। ये आपके हो जाएंगे आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट्स जो है ये एक तरह की टोटीपोटेंट सेल्स होती है, मतलब एक तरह से अमीबोसाइट सेल्स हैं, और इनमें कैपेबिलिटी होती है कि डिफरेंट टाइप के जो है वो सेल्स में डिफरेंशिएट होने की, जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक पोल लाइक स्ट्रक्चर दे रखी है, माइक्रोपाइल जिसको कह सकते हैं हम लोग, माइक्रोपाइल वहां पर हालांकि मेंशन नहीं किया गया है, आप चाहो तो ये लेवलिंग कर सकते हो। स्पंज जर्म्यूल कहाँ मिलेगा आपको, पोरीफेरा के जो ऑर्गेनिज्म है उनमें मिलेगा, एनिमल्स में मिलेगा, और ये भी एक तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होने वाली बात। अच्छा इसके बाद दे रखा आपका फ्रेगमेंटेशन। तो देखिए फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल वहां पे उन्होंने हाइड्रा दे रखा है। उन्होंने कहा कि हाइड्रा मान लीजिए कंडीशंस ऐसी आती है कि अगर ये दो में स्प्लिट हो गया, ठीक है, एक पार्ट इसका ये है और दूसरा पार्ट इसका ये है,
यहाँ से क्या होगा, ये जो इसके फ्रेगमेंट्स बने, मतलब दो फ्रेगमेंट्स बने, तो जो भी पार्ट इनका लूज हुआ है, ठीक है, मान लीजिए इसका निचला वाला पार्ट लूज हुआ है, इसका अपर वाला पार्ट लूज हुआ है, तो ये क्या करेंगे, अपने जो भी लूज हुए पार्ट है उनको ये क्या कर लेंगे, रीजनरेट कर लेंगे, और टू न्यू जो है वो कह सकते हैं वहां पर ऑर्गेनिज्म में, यानी कि एडल्ट हाइड्रम, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कहने का सेंस यहाँ पर ये है कि फ्रेगमेंटेशन जो है वो टर्म आपका जो एग्जांपल लिंक किया उन्होंने वो हाइड्रा से लिंक किया, ऐसा नहीं, और भी बहुत सारे एग्जांपल है वहां पर हमारे पास फ्रेगमेंटेशन के। बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं, प्लांट ग्रुप में बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें फ्रेगमेंटेशन होता है। तो यहाँ पर एक चीज और बता दें आपको, रीजनरेशन जो है वो कुछ कह सकते हैं वहां पर मेंशन किया जाता है कि भाई ट्रू रीजनरेशन जो है प्लेनेरिया में होता है, जैसे आपने 11th में पढ़ा है। तो रीजनरेशन को भी कंसीडर किया जा सकता था एज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, लेकिन हमेशा ही रीजनरेशन के थ्रू न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन नहीं होती है, ये आप जानते हो, इसलिए वहां पर उन्होंने रीजनरेशन को मेंशन नहीं किया। हालांकि यहाँ पर भी रीजनरेशन जैसा ही है, क्योंकि फ्रेगमेंट्स के बाद जो प्रोसेस यहाँ पर होगी वो लूज पार्ट को रीजनरेट करने की ही बात यहाँ पर होगी। ठीक है, बात समझ रहे हो? ठीक है, इतनी बात होने के बाद लास्ट जो बताया आपका वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने अच्छे से उसको कई सारे अदर एग्जांपल्स के साथ जो है वो जो है समझाया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बात कर लेते सबसे पहले कि भाई अगर मान लीजिए आपसे कुछ एग्जांपल्स दिए गए, ठीक है, आपसे पूछा गया कि भाई बताइए कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, आप कैसे बताओगे? उसके जस्टिफिकेशन के लिए आपको कुछ स्टेटमेंट देने पड़ जाएंगे, तो क्या कहोगे? देखिए सिंपल सी बात है, हम कैसे ये पता लगाएंगे कि गिवन जो मेथड है वो आपका सेक्सुअल है कि एसेक्सुअल? उसका एक ही तरीका है कि अगर वहां पे फ्यूजन हो रहा है, ध्यान रखिएगा, गैमेट्स हुआ या गैमेटेंसिया हुआ, ठीक है, अगर उनका फ्यूजन हो रहा है इसका मतलब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फ्यूजन अगर नहीं हो रहा है तो वहां पर वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही कंसीडर किया जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि भाई वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है कि सेक्सुअल का, तो नो डाउट आप जानते हो कि वहां पर किसी भी तरह से गैमेट्स के या किसी भी तरह के गैमेटेंसिया के फ्यूजन की बात नहीं हो रही है, तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का ही मेथड है। देखिए शुरुआत में जब आप पढ़ोगे तो वहां पर पैराग्राफ में दे रखा है कि ज्यादातर एनिमल्स के केस में हम क्या करते हैं, एसेक्सुअल टर्म इस्तेमाल करते हैं, जबकि प्लांट्स की बात आती है तो हम वहां पर वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज वहां पर हायर प्लांट्स के लिए अगर हम बात करें, कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको एक्सप्लेन किया गया है, इसको समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वेजिटेटिव का मतलब समझ रहे होगे कि बेटा जो प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट होता है, मतलब जो है कह सकते हैं वहां पर रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ है, जो होल वेजिटेटिव पार्ट है उसका, वो अगर इस्तेमाल हो रहा है वहां पर फॉर रिप्रोडक्शन या फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, तो वो क्या कहलाएगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाएगा। मतलब आप इसकी डेफिनेशन अपने पास से लिख सकते हो कि भाई वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड, कह सकते हैं वहां पर, इन विच any part of plant body या vegetative part of plant body utilized for the production of new organism, चाहे वो स्टेम हो सकता है या फिर वो रूट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि चलिए ये तो डेफिनेशन की बात हो गई, लेकिन एक टर्म और वहां पे लिया गया आपका वेजिटेटिव जो है प्रोपग्यूस। तो ये प्रोपग्यूस क्या है, देखिए वहां पर जो भी स्ट्रक्चर बेसिकली, चाहे वो डायरेक्ट स्टेम हो या फिर स्टेम का मॉडिफाइड फॉर्म हो, कुछ भी अगर वो इस्तेमाल हो रही है तो उन सभी स्ट्रक्चर्स को नाम दिया जाएगा आपका वेजिटेटिव प्रोपग्यूस। तो मतलब वेजिटेटिव प्रोपग्यूस आर द स्ट्रक्चर्स या आर द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट व्हिच आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल के तौर पर उन्होंने क्या दे रखे हैं, एग्जांपल के तौर पर उन्होंने कहा, जैसे मान लीजिए जो है वो रनर दे रखा आपका, रनर हो गया, ठीक है, ऑफसेट दे रखा है आपका, ठीक है बेटा, बाकी आप अपने पास से भी ऐड कर सकते हो, सकर है, ठीक है, आप स्टोलन है, ठीक है, राइजोम है आपका, या फिर जो है आपका ट्यूबर हो गया, ठीक है, या बल्ब हो गया। ये कई सारे एग्जाम्पल हैं जो आपके किसके हैं, वेजिटेटिव प्रोपग्यूस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? अब यहाँ पे उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स को थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस किया है, जैसे ऑफसेट को डिस्कस किया है, और उसका एक प्लांट जो है बहुत ज्यादा मैसिव वीड के फॉर्म में यहाँ पे इस टाइम पे उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और बता दें आपको, अगर आप इसको और किसी तरह से क्लासिफाई करना चाहो तो और भी कर सकते हो कि भाई वेजिटेटिव प्रोपगेशन को हम दो तरह से और क्लासिफाई कर सकते हैं। एक क्या होता है आपका नेचुरल मेथड होता है इसमें, एक कौन सा होता है आपका आर्टिफिशियल। तो यहाँ पर जो नेचुरल मेथड है वो लगभग ये सारे नेचुरल ही हैं। मतलब रनर की बात करें, ऑफसेट की बात करें, जिसमें ह्यूमन बीइंग का कोई एफर्ट नहीं है,
फॉर जो है रिप्रोडक्शन, तो वो नेचुरल में ही कंसिडर किया जाएगा। आर्टिफिशियल की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग क्या करता है, अपने सहूलियत के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहां पर कटिंग की बात करें तो कटिंग हो गया आपका, ठीक है। ग्राफ्टिंग की बात करें, ग्राफ्टिंग हो गया आपका, पहले भी आपने ये मेथड पढ़े होंगे, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग की बात करें, ठीक है। तो ये वहां पर कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग या फिर टिश्यू कल्चर की बात करें, ये भी वहां पर जो है वो आपके मेथड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। लेकिन ये कैसे हैं, ये आपके नेचुरल ना हो के आर्टिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन एफर्ट जो है वो उसका रोल है, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी आपके गार्डनर हैं या हॉर्टिकल्चर की बात करें, उनमें इन मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो डिटेल में जाने की कोई आवश्यकता है नहीं, हम लोग एक एक करके एक एक एग्जांपल जो है वो लेके चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ, यहाँ पर आपके जो नेचुरल की बात करें या फिर जो रनर ऑफसेट, इन सब की बात कर लेते हैं। अच्छा एक बात बता दें आपको कि यहाँ पर जो आपके ज्यादातर स्ट्रक्चर्स हैं, ये लगभग सभी, ये किसका मॉडिफिकेशन है, ये स्टेम है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा, स्टेम के अलावा आपके लीफ का भी इस्तेमाल होता है फॉर जो है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। इसके अलावा आपका एक्सिलरी बड का भी इस्तेमाल होता है। तो एक्सिलरी बड क्या है, वो भी अभी एक एग्जांपल दिया भी गया है डायग्राम में। अगर आप देखोगे तो वहां पर एक दे रखा, बुलबिल करके दे रखा होगा, तो वो स्ट्रक्चर वहां पर जर्मिनेटेड दिखाई गई, जर्मिनेशन के फॉर्म में उसको दिखाया गया, वो एक्चुअली एक्सिलरी बड है जो वहां पर इस्तेमाल हो रही है एक तरह से प्रोपगेशन के तौर पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे रनर के बारे में। तो कुछ एग्जांपल्स जो है वो डायग्राम के साथ देख लेते हैं, हालांकि बुक में नहीं मेंशन किए गए हैं, हम लोग देख लेते हैं उसको। तो सबसे पहले बात करते हैं रनर के बारे में। तो रनर का एग्जांपल आपका होगा दूब ग्रास। देखो दूब ग्रास आपने अच्छे से देखी है, हर जगह होती है इस तरह की जो ग्रास होती है, ठीक है, जो आप बनाते हो सीनरी वगैरह में। तो यहाँ से स्टेम इस तरह से अगर हम बात करें, ये जो आपका सॉइल है, यहाँ पर ग्राउंड है, यहाँ इसके बिल्कुल। अच्छा एक चीज और बता दें आपको, अगर हम स्टेम की बात करें तो स्टेम जो सॉइल के नीचे वो क्या कहलाएगी, आपकी अंडरग्राउंड कहलाएगी। जो सरफेस पे है वो सब एरियल कहलाएगी, जो हवा में वो एरियल कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि सब एरियल वे में इसका स्टेम जो है मूव करता है। और ये बीच में यहाँ पे क्या है ना, नोड होते हैं। एक खास बात और समझ लीजिए, क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि आप कैसे पहचानोगे कि भाई गिवन जो स्ट्रक्चर है, मॉडिफाइड फॉर्म है, वो स्टेम है। तो सबसे खास बात बता दें आपको, चाहे आप पोटैटो ले लीजिए आप, ठीक है, चाहे आप जिंजर ले लीजिए आप, यहाँ पर सबसे खास बात है कि आपको ना नोड मिलेंगी। ये क्या है, नोड है। तो नोड अगर है इसका मतलब शुगर केन ले लीजिए आप, ठीक है, ये नोड हो गए। तो ये नोड जो है ना, ये बहुत आपको मतलब मिलेंगे ही मिलेंगे अगर ये स्टेम है। तो इससे एक पहचान हो जाती है कि भाई जो गिवन स्ट्रक्चर है वो हमारी स्टेम है, क्योंकि वहां पर आपको नोड जो है वो मिल रही है, ठीक है। तो ये तो वहां पर एग्जाम्पल की बात करें, दूब ग्रास एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, आपका रनर का। अब देखो जब यहां से नोड आपको दिख रहे हैं, यहीं से न्यू जो है वो और आपका प्लांट जो है वो जनरेट हो जाएगा, नया प्लांट राइज हो जाएगा, नीचे की तरफ उसकी रूट और ऊपर की तरफ उसका शूट वाला पार्ट आ जाएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि रनर के थ्रू जो है वो आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है वहां पे। इसके बाद रखा आपका, चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वहां पर ऑफसेट के बारे में। तो ये दूब ग्रास का एग्जांपल हो गया आपका किसका, रनर का, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑफसेट के बारे में। देखिए ऑफसेट की अगर हम बात करें तो ऑफसेट का एग्जांपल दे रखा है आपका वाटर हाइसिंथ का। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्लांट है, इसके बारे में पूछा भी जाता है, क्वेश्चन भी बनेगा। और क्योंकि एक्वेटिक वीड है, एक्वेटिक वीड का मतलब ये है कि हमारे जितने भी स्टेगनेंट वाटर कंटेनिंग जो स्ट्रक्चर, जैसे पॉन्ड की बात करें तो पॉन्ड में इसका बहुत ज्यादा मैसिव ग्रोथ हो रही है। और मैसिव ग्रोथ की वजह से ये वहां पर तमाम तरह से ऑक्सीजन जो है उसको डिक्लाइन कर रहा है वाटर बॉडी में, मतलब ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी हो रही है, स्कैसिटी की बात अगर करें हो रही है। और उसकी वजह से वहां पर जो अदर एनिमल्स जैसे फिशेस वगैरह हैं वहां पर उनकी डेथ हो रही है। तो कह सकते हैं कि वहां पर डिस्टर्ब कर रहा है ये उस एक्वेटिक लाइफ को वहां पे। तो ये देखिए इसके बारे में बता दें आपको कि ऑफसेट जो है वो यहाँ से, मतलब लेटरल साइड से इसके स्टेम का ही मॉडिफिकेशन यहाँ से निकलेंगे और किसी भी डायरेक्शन में यहाँ पर वो नया प्लांट तैयार कर लेंगे, इस तरह से दिखाया गया होगा डायग्राम में। तो ये ऑफसेट कहलाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर हाइसिंथ के बारे में थोड़ी सी कहानी पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्या दे रखा है वहां पर। अच्छा लिटरली की अगर हम बात करें इसको, अच्छा कॉमनली इसको कहा जाता है टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। क्यों कहा जाता है अभी समझते हैं इसको, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि इसकी इसकी क्या वजह है कि इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया गया था इंडियन पॉन्ड्स की अगर हम बात करें। देखो यहाँ पर एक तो वाटर हाइसिंथ की लीफ हो गई, इसकी लीफ बहुत ज्यादा कह सकते हैं ब्यूटीफुल है वहां पर, या अगर बात करें बहुत ज्यादा प्रेटी है यहाँ पर इसकी लीफ। और इसका फ्लावर जो है ब्लू कलर का है, काफी ज्यादा एक तरह से अट्रैक्टिव है ये।
और इसी वजह से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था यहाँ पर इंडिया में। लेकिन है क्या, इसके मैसिव ग्रोथ की वजह से, मतलब अगर आप 1 या 2 प्लांट भी लाओगे अपने पॉन्ड में तो कुछ ही समय में ये पूरे पॉन्ड को कवर कर लेगा। और कवर करने के बाद होता क्या है, देखो यहाँ पे जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वाटर बॉडी में, वो यहाँ पर इसकी रूट्स के थ्रू रेस्पिरेशन के लिए वहां पर इस्तेमाल कर ली जाएगी। यहाँ पर वाटर बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। उस केस में क्या होगा, जो वहां पर फिशेस हैं वो आपकी मरना स्टार्ट हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक्वेटिक लाइफ है वो वहां पर डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, देखो अगर हम बात करें यहाँ पर कि इसको टेरर ऑफ बंगाल ही क्यों कहा गया, जबकि ऐसा नहीं कि बंगाल में ही ये प्लांट है। आपका अगर यूपी की बात करोगे या अदर स्टेट की बात करोगे वहां पर भी ये प्लांट है, लेकिन इसको टेरर ऑफ बंगाल ही कहा गया इसलिए क्योंकि वहां पर मतलब बंगाल में जो मेन फूड है वहां के लोगों का वो क्या होता है, फिशेस होता है, मछलियां होती हैं। तो स्टेपल फूड है एक तरह से, फिशेस जो है वहां का स्टेपल फूड है। और वहां पर इस तरह के प्लांट की वजह से, मतलब वाटर हाइसिन की वजह से जो एक्वेटिक कंडीशन है वो डिस्टर्ब हो रही है, मतलब मछलियां वहां पे बहुत तेजी से कम हो रही हैं। और यही वजह है कि वहां पर लोगों को जो उनका फूड है वो प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, मिल नहीं पा रहा है, अवेल नहीं हो पा रहा है। और इसीलिए वहां पर उसको कहा गया है टेरर ऑफ बंगाल, किसको, वाटर हाइसिन को। ठीक है, तो ये वहां पर हम लोगों ने थोड़ा सा ऑफसेट के बारे में पढ़ा। तो ऑफसेट एक तरह से वहां पर क्या है, प्रोपेग्यूल है, जो कहीं ना कहीं मैसिव ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है वहां पर किसके, वाटर हाइसिंथ के। लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो जो आ रहे हैं टेरर ऑफ बंगाल के भाव में, वो आपको थोड़ा सा लिंक बना रहे हैं, वहां से क्वेश्चन डिराइव हो सकता है कि व्हाई द वाटर हाइसिंथ इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, तो वहां पर जब ऐसा आया तो आप उसके बारे में लिख सकते हो कि ड्यू टू मैसिव ग्रोथ ऑफ दिस वाटर हाइसिंथ, वहां पर जो है वो डेफिशिएंसी ऑफ जो ऑक्सीजन है इन वाटर बॉडी, उसको आप वहां पर एक्सप्लेन करोगे अगर ये क्वेश्चन वहां पे आपसे पूछा जाता है। तो ये तो चलिए बात हो गई वहां पर रनर ऑफसेट इसके बारे में। सकर की बात करें, सकर क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें यहाँ पर आपके बनाना ट्री की, तो बनाना ट्री में क्या होता है, देखा होगा आपने कि ये तो नीचे की तरफ रूट है, वहां पर जो स्टेम वाला यानी कि अंडरग्राउंड स्टेम जो है वहां से नीचे की तरफ से लेटरल ब्रांच निकलती है बड से, और ये नया प्लांट ऊपर की तरफ आ जाता है। आप देखोगे इसको, तो ये उसको कहा गया वहां पर सकर। ठीक है, तो ये बेसिकली एग्जांपल हो गया। स्टोलन क्या है, स्ट्रॉबेरी, ये तो बनाना की बात होगी। ठीक है, बनाना। अगर हम बात करें स्टोलन के बारे में तो देखो स्ट्रॉबेरी आपने देखा होगा, स्ट्रॉबेरी का प्लांट जो है वो एक तरह से हर्बेसियस प्लांट किस तरह से मिलेगा आपको। और यहाँ पर होता क्या है कि जैसे मान लीजिए इसकी ब्रांच है, कोई ब्रांच अगर मान लीजिए थोड़ा सा ये ग्राउंड है, इस तरह से सॉइल है यहाँ पर, जैसे ही यहाँ पर इसकी ब्रांच जाके सॉइल से कांटेक्ट में आएगी तो नीचे की तरफ न्यू रूट्स, ऊपर की तरफ ये प्लांट डेवलप हो जाएगा। तो ये इसको स्टोलन कहा गया है। ठीक है, तो ये बेसिकली एग्जांपल आपका किसका है, स्टोलन का कौन हो जाएगा, स्ट्रॉबेरी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहां से आप इसको जो है वो एग्जांपल के फॉर्म में लिख सकते हो, स्ट्रॉबेरी। अच्छा, इसके बाद राइजोम की बात करें तो वही जिंजर दे रखा है। जिंजर में आप देखोगे कि नोड दे रखी है, यहाँ पर ये नोड दिखाई गई हैं। और यहीं से न्यू जो है वो आपकी ब्रांचेस जो है वो मतलब न्यू कह सकते हैं कि अराइज होंगी, आपकी जो है वो शूट के फॉर्म में अराइज होगा प्लांट। और नीचे की तरफ वहां पर दिखाई गई होंगी एडवेंटिशियस रूट। देखो एडवेंटिशियस रूट कौन सी होती है, आपने पढ़ा होगा 11th में। ठीक है, कि जो आपके मेन जो ट्रू रूट है वो नहीं है। ये क्यों नहीं, क्योंकि जब आप भाई जर्मिनेशन होता है सीड का तो वहां पे प्रीमोलर रेडिकल की बात है, रेडिकल से राइज नहीं होती है रूट्स, इसलिए यहाँ पर ये क्या है, एडवेंटिशियस रूट है। तो ये वहां पर राइजोम का दिया गया, ट्यूबर पोटैटो का हो जाएगा आपका। डायरेक्ट भी देखिए यहाँ से प्लांट जो है राइज हो सकता है। यहाँ पर आई दे रखी है, तो आई एक्चुअली क्या है, ये बर्ड है वहां पर, ध्यान रखिएगा। मतलब मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है, इसलिए बुक को पूरा थॉरली पढ़िएगा लाइन बाय लाइन। यहाँ से न्यू प्लांट्स आपका अराइज होगा इस तरह से। तो ये डायरेक्ट यहाँ से अपने आप भी हो सकता है, या फिर आप कटिंग मेथड से ह्यूमन एफर्ट का इस्तेमाल करा के भी वहां से करा सकते हो। ठीक है, इसके बाद बल्ब यानी अनियन की बात आ जाएगी। तो ये तो मेथड वहां पे कौन से थे बेटा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के आपके कौन से मेथड थे, एक तरह से नेचुरल की बात करें अगर, जो हमारे पास वहां पे गिवन है। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखोगे तो वहां पे एग्जाम्पल आपके दे रखे हैं अब आर्टिफिशियल के, मतलब कुछ मेथड जैसे कटिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया, आपका लेयरिंग हो गया, उनको भी शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर कटिंग के बारे में, तो कटिंग में आपने देखा होगा शुगर केन हो गया, रोज हो गया, या पोटैटो की बात करें तो एक खास बात जो वहां पे बताई गई कटिंग में कि जैसे मान लीजिए शुगर केन है, ठीक है, ये नोड हो गया इसकी, और ये क्या है यहाँ पर बड है। खास बात ये है कि जब भी कटिंग की जाएगी तो उसको उसकी जो मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि भाई जब यहाँ पर आप सॉइल में इसको जो है इसकी रोपिंग वगैरह कराओगे तो इस तरह से बड जो है ना वो सॉइल के कांटेक्ट में होनी चाहिए। तो बड जब सॉइल के कांटेक्ट में होगी
तो ये वाटर वगैरह मतलब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ से प्लांट जो है प्लांटलेट आपका अराइज होगा, मतलब यहाँ पर शूट वाला पार्ट, नीचे की तरफ रूट इस तरह से अराइज होगी। तो ये वहां पर बताया गया है कि कटिंग बेसिकली हम अगर शुगर केन की बात करें या हम जो है डहलिया की बात करें, इनमें कौन सा मेथड बेसिकली इस्तेमाल करते हैं, तो वो कटिंग के फॉर्म में उन्होंने बताया है। तो जो मेन कंसेप्ट है वो ये कि जो नोड है वहां पर बर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। बर्ड जो है वो वहां पर मॉइस्चर की प्रेजेंस में वहां पर जो है वो जर्मिनेट होकर नया प्लांट जो है वो तैयार कर रही है, ये वहां पे मेंशन किया गया। अच्छा, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग को नहीं बताया गया, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए ग्राफ्टिंग के बारे में अगर देखें तो ग्राफ्टिंग जो है इसके कई सारे मेथड हैं, लेकिन यहां पे समझते हैं कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है। ग्राफ्टिंग में होता है कैसे, मान लीजिए हमारे पास एक ही स्पीसीज की दो वैरायटी है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक प्लांट ये है, ठीक है, और इसका नीचे वाला पार्ट मतलब रूट की तरफ वाले पार्ट को हमने कह दिया कि भाई ये कैपिटल ए है और ये कैपिटल बी है, ठीक है। बात को समझिएगा यहाँ पे कि ये यहाँ पे एक ही स्पीसीज की एक वैरायटी है, उसी स्पीसीज की मान लीजिए दूसरी वैरायटी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें वैरायटी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाना है। इसका क्या है ना, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, अब वाला उसको स्मॉल ए से दिखाया हमने, लोअर वाले को स्मॉल बी से। अब करना क्या है, यहां से कट किया जाएगा इसको, ठीक है। इस वाले पार्ट को हटा देना है, ठीक है। और क्या है ना कि यहां से इस वाले पार्ट को यहां लाके इसको ऐड करा देना, मतलब इसको ज्वाइन करा देना है। इसके जो वेस्को बंडल्स हैं उसको ज्वाइन करा देना है इस तरह से। तो ये ए वाला स्मॉल ए वाला पार्ट यहां आ गया, और ये कैपिटल सॉरी यहाँ पे ये आपका बी वाला पार्ट। तो कहने का सेंस ये है कि यहाँ पर एक जो प्लांट है उसका निचला हिस्सा रहेगा, दूसरे वाले का वहां पर अब वाला जो पार्ट है उसको ऐड किया जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका जो हमारे पास जो कैपिटल बी वाला था उसको हमने हटा दिया, और स्मॉल बी वाला यानी दूसरा जो वैरायटी वहां से अपर वाले पार्ट को यहाँ पर ज्वाइन करा दिया, मतलब उनके वेस्को बंडल्स को ज्वाइन करा दिया। तो इससे क्या होगा कि स्पीसीज तो अलग थी, मतलब स्पीसीज तो सेम थी लेकिन वैरायटी अलग थी। तो यहाँ पर ये अलग वैरायटी है, ये वाला पार्ट अलग वैरायटी का है, तो कुछ नया आएगा, मतलब यहाँ पर जो फ्रूट्स आएंगे उनमें कुछ नई क्वालिटीज आएंगी, ठीक है। तो एक तरह से वैरायटी में कुछ नयापन लाने के लिए, कुछ वहां पे इंप्रूवमेंट लाने के लिए इस मेथड को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपका यहाँ पर इसको कहा जाएगा ग्राफ्टिंग। और ये निचला वाला जो पार्ट है इसको कहेंगे यहाँ पर आपका स्टॉक, और ये आपका कहलाएगा शायोन, ठीक है। तो ये बेसिकली ग्राफ्टिंग मेथड, इसमें बड ग्राफ्टिंग है या क्राउन ग्राफ्टिंग है, डिफरेंट टाइप के मेथड का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। और यहाँ पर सिर्फ मेन पर्पस होता है कि भाई हॉर्टिकल्चर में वैरायटी को थोड़ा सा इंप्रूव करने वाली बात, मतलब कुछ नयापन लाने वाली बात, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लेयरिंग का भी जिक्र किया गया। लेयरिंग जो है वो वहां पे कंडीशन इस तरह, जैसे मान लीजिए लेमन की अगर हम बात करें, लेमन में क्या होता है कि यहां से ब्रांच जो है ना उसको अगर बात करें ह्यूमन एफर्ट के थ्रू, इसकी ब्रांच को एक क्लिप के थ्रू ना सॉइल से अटैच किया जाता है। सॉइल से जब आप इसको अटैच कराओगे जहां पे, वहां से न्यू रूट्स अराइज होंगी, ठीक है। और ऊपर की तरफ जो आपका हिस्सा ना, ये आपका कह सकते हैं वहां पर नया तरह से डेवलप होगा। अब कुछ समय के बाद रूट्स इतना अच्छे से डेवलप हो जाती हैं कि पेरेंट प्लांट से अगर आप इसको कट कर दो तो भी यहाँ पे ये नया प्लांट आपका डेवलप हो गया। तो लेयरिंग में भी कई सारे वहां पर मेथड हैं। हालांकि यहाँ पर देखिए कटिंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, बाकी ग्राफ्टिंग या लेयरिंग को नहीं बताया गया, फिर भी हम लोगों ने शॉर्ट में उसको समझ लिया है। अब इसके बाद उन्होंने कहा कि चलिए ये तो बात हो गई कि चलिए आपने जो है वो स्टेम का इस्तेमाल किया, लेकिन लीफ का भी एक एग्जांपल वहां पे देख लेते हैं। तो लीफ उन्होंने कहा कि जो हमारे पास एक प्लांट है ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम की अगर हम बात करें तो उसकी लीफ कुछ इस तरह से होती है ऐसे। तो आप जब देखोगे यहां से तो ब्रायोफिलम में उन्होंने कहा कि मार्जिन पे नॉच होते हैं, ये नॉच दिखाए गए, ठीक है, नॉच। यहां से क्या ना बर्ड जैसी स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगी, मतलब ऐसा लगेगा कि छोटा सा प्लांटलेट जैसा हो। यहां से जैसे ये प्लांटलेट नीचे की तरफ डिटैच होकर गिरता है, नया ब्रायोफिलम का प्लांट तैयार हो जाता है। तो ये एग्जांपल आपका किसका हो जाएगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू लीफ हो जाएगा आपका, किसका, ब्रायोफिलम का, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स के साथ उन्होंने मतलब एक्सप्लेन किया है वेजिटेटिव प्रोपगेशन को। ध्यान रखिएगा ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का ही मेथड है। यहाँ पे किसी भी तरह से वैरायटी में मतलब कोई वेरिएशन वाली बात नहीं आएगी। हालांकि ग्राफ्टिंग का जैसे हम लोगों ने बात की तो वो आर्टिफिशियल मेथड है, वहां पर ह्यूमन एफर्ट के थ्रू जो है वो चीजों को क्रिएट कराया जा रहा है, कुछ नयापन लाने के लिए दो वैरायटी को जो है वो ऐड कराया जा रहा है। अच्छा, इसके बाद फाइनली उन्होंने ये बात बताई है कि चलिए अगर हम मान लें कि यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म ए है, ठीक है। अच्छा, दो मेथड हम लोगों ने पढ़े रिप्रोडक्शन के, एक कौन सा हम लोगों ने पढ़ा, ए सेक्सुअल, और दूसरा पढ़ा कौन सा, सेक्सुअल। अब एक बात बताइए यहाँ पे
कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किन कंडीशंस में कौन से मेथड का इस्तेमाल करेगा और क्यों करेगा। देखो यहाँ पर दो कंडीशन है, एक है आपकी फेवरेबल और दूसरी कंडीशन यहाँ पर अनफेवरेबल। तो यहाँ पे बात को समझते हैं कि भाई फेवरेबल कंडीशन में मान लीजिए कौन से मेथड का इस्तेमाल करना है, लेकिन अनफेवरेबल में कौन से मेथड का कोई ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करेगा और क्यों करेगा, उसकी वजह क्या है। देखो यहाँ पे समझते हैं, जैसे मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म ए है और अगर ये ए सेक्सुअल मेथड को इस्तेमाल करेगा तो मान लीजिए इसके ऑफस्प्रिंग आए A1, A2, A3 और A4। क्योंकि ए सेक्सुअल मेथड का इस्तेमाल हुआ है तो किसी भी तरह से जो ऑफस्प्रिंग न्यू आएंगे उनमें किसी भी तरह का कोई वेरिएशन होगा नहीं होगा, आपस में बिल्कुल ये जेनेटिकली एज वेल एज मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे। तो ऐसी कंडीशन में कोई वेरिएंट डेवलप नहीं हुआ है और अगर कंडीशंस वहां पर अनफेवरेबल हैं तो कोई चांस होगा क्या, अगर मान लीजिए कंडीशन सभी के लिए अनफेवरेबल है तो सभी के सभी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इनकी डेथ हो जाएगी और स्पीसीज जो है वो वहां पर पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो कहने का सेंस ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर कंडीशंस वहां पर अनफेवरेबल हैं तो वहां पर वो कौन से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को प्रेफर करेगा, सेक्सुअल को करेगा। अच्छा सेक्सुअल को करेगा तब क्या होगा देख लेते हैं। देखो मान लीजिए यहाँ पर A1, A2, A3 और A4 ये चार इसके बेबी हैं, ठीक है, मतलब ऑफस्प्रिंग है इसके। चूंकि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का इसने इस्तेमाल किया है तो कहीं ना कहीं वहां पर यहाँ पर वेरिएशन वाली बात आएगी। तो हो सकता है कि यहाँ पर अनफेवरेबल कंडीशन में कोई ना कोई एक इसका जो ऑफस्प्रिंग है वो अलग हो और वो वहां पे सरवाइव कर जाए, और अगर वो सरवाइव कर गया तो वो आगे भी कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन करेगा। तो इससे क्या होगा कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की जो स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट नहीं होगी फ्यूचर में, ठीक है। बाकी हो सकता है कि इसके कुछ ऑफस्प्रिंग वहां पे उनकी डेथ हो जाए। तो कहने का सेंस ये है कि जब कंडीशंस आएंगी अनफेवरेबल तो वहां पर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को इस्तेमाल करने की वजह यह है ताकि वेरिएंट्स को क्रिएट कराया जा सके, और वेरिएंट्स को क्रिएट कराने की वजह से मतलब वेरिएंट्स अगर क्रिएट होंगे तो उससे चांसेस रहेंगे कि फ्यूचर में मतलब वहां पर स्पीसीज जो है वो आपकी एग्जिस्ट रहे। बाकी अगर मान लीजिए ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इस्तेमाल होगा उस कंडीशन में सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म मतलब जो उसके ऑफस्प्रिंग है वो सिमिलर कंडीशन में होंगे, अगर डेथ होगी तो सभी की हो जाएगी, उसमें किसी भी तरह से फ्यूचर में स्पीसीज के एग्जिस्ट रहने के चांसेस नहीं होंगे, पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो ये लास्ट में एक पैराग्राफ हल्का सा एक्सप्लेन किया गया है कि भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म अनफेवरेबल कंडीशन में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को क्यों ऑप्ट करता है, ठीक है। तो इसके बाद मतलब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को उन्होंने एक्सप्लेन किया है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उससे वहां से डिस्कस करेंगे। देखिए यहां तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पहले तो थॉरली उसको पढ़िएगा बेटा। सबसे पहले कोई पैराग्राफ होने के बाद वीडियो को पॉज करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, वहां से जो क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हैं जो डिराइव हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस हो सकते हैं या फिर वो जो है आपके डिस्क्रिप्टिव हो सकते हैं, उनको लिखने की कोशिश करिएगा। जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आप। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर कि यहाँ से जो एसेंस निकल के आया कि भाई वो क्या है कि ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के एडवांटेज क्या है ओवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेज क्या है ओवर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों के ही देखिए अपने अपने एडवांटेज हैं डिसएडवांटेज हैं। ये क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लीजिएगा, इसका आंसर लिखने की कोशिश करिएगा। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे फर्दर जो चैप्टर का पार्ट बचा हुआ है, ठीक है। तो यहां तक अच्छे से इसको पढ़िएगा। अच्छा एक बात और अच्छे समझिएगा कि आपको जो भी एग्जांपल्स हैं जो भी मेथड रखे हैं उनके एसेंस पे जाइएगा, फंडामेंटल जो चीजें रखी उस पे जाइएगा, बजाय कि ढेर सारे एग्जांपल रटने के पीछे मत भागिएगा, ठीक है। साइड बुक कोई भी पकड़ोगे ट्रू मैन या प्रदीप उसमें बहुत ढेर सारे एक ही के एग्जांपल रखे हैं, ग्राफ्टिंग पढ़ोगे तो 2-3 टाइप की ग्राफ्टिंग ही पढ़ते रहोगे फिर आप वहां पर। तो ऐसी कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन भी अगर आप देखोगे बोर्ड में भी पेपर उठा के देखोगे तो कोई ऐसे ढेर सारे एग्जांपल से क्वेश्चन ना आके वो बहुत ज्यादा फंडामेंटल क्वेश्चन डिराइव करते हैं कि भाई जो आपने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा है उसका बेसिस क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसके अपने अपने एप्लीकेशंस की बात है, उसके किस तरह से जो भी चीजें सिग्निफिकेंस वाली हैं वो सारी की सारी वहां पर जो है वो पूछी जा सकती हैं आपसे। तो यहाँ पर बुक से पूरा स्टिक रहिएगा, डायग्राम पे पूरा फोकस करिएगा, उसके नीचे जो बातें लिखी उनको पूरा पढ़ते हुए चलिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कहां से, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से, ठीक है।